नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। आज हम दूसरे दिन के लेक्चर में जुड़े हैं, जहां बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैसे जिसे नाम बताता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बेसिक नहीं है। इसमें कई तरीके की चीज़ें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ रहे थे, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज हमें इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना था। तो आइए हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुराने वाले वीडियोस ज़रूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद ही आगे के कंटेंट्स को देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए, ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का शॉर्ट फॉर्म आईएसए है। ठीक है, इसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहते हैं। यह क्या करता है कि यह कुछ कमांड्स को बताता है, या कहिए तो कमांड्स को क्लासिफाई करता है, और उन्हीं कमांड्स को एक प्रोसेसर जो है वो सपोर्ट करेगा। यानी इट डिफाइंस द टाइप्स ऑफ कमांड्स दैट द प्रोसेसर विल सपोर्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोसेसर है, और उस प्रोसेसर का नाम है इंटेल अपग्रेडेड x86, या ARM, या MIPS, या AMD। तो यहाँ पर चार प्रोसेसर्स जो हैं, ये चारों प्रोसेसर्स कौन से कमांड को सपोर्ट करेंगे? तो वो सारे कमांड जो हैं वो यहाँ पर ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के द्वारा बताए जाते हैं। इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा यह है कि मान लीजिए हमने 10 कंप्यूटर्स बनाए, और उन सारे कंप्यूटर्स में हम लोगों ने एक प्रोसेसर यूज करा, उसका नाम था मिप्स। तो मान लीजिए हर जगह हम मिप्स यूज कर रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट यह है कि जो कोड पहले वाले कंप्यूटर में रन करेगा, वही कोड मान लीजिए आखिरी वाले कंप्यूटर में भी रन करेगा। आखिरी मान लीजिए हमारा सिक्स्थ कंप्यूटर है, तो फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे में वह कोड रन कर सकता है। यानी इससे फायदा क्या हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो बताता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स बनाते हैं, तो पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स जो हैं वह उस प्रोसेसर के सारे मशीन्स में काम करेगा। अब इसमें जब हम लोग बात करते हैं, तो जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो है इंटेल अपग्रेडेड 86, आर्म, मिप्स एंड AMD। इन सब में हमें मिप्स आर्किटेक्चर के बारे में जानना आवश्यक है कि मिप्स आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, या मिप्स आर्किटेक्चर में ISA काम कैसे करता है। तो आइए उस चीज को देखते हैं। मिप्स आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो मिप्स आर्किटेक्चर में ISA जो है वो तीन तरीके से कमांड्स को डिफाइन करता है। पहला, वो बताता है टाइप्स ऑफ कमांड्स दैट द प्रोसेसर विल सपोर्ट। यानी अगर यह मिप्स आर्किटेक्चर है, तो यह मिप्स आर्किटेक्चर जो है ये किस तरीके के कमांड्स को सपोर्ट करेगा, पहला। दूसरा, कि अगर एक इंस्ट्रक्शन लिखा जा रहा है, तो इस इंस्ट्रक्शन का लेंथ क्या होगा। और तीसरा, यह लिखा जाता है कि अगर इस इंस्ट्रक्शन को लिखा जा रहा है तो लिखने का फॉर्मेट क्या होगा। तो पहले फॉर्मेट की बात कर ले, तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर समझता है, 0 और 1। तो इसी बाइनरी नंबर को हमें अरेंज करना होता है। तो ये हम नहीं करेंगे, ये मशीन खुद ब खुद करता है। तो आइए विस्तार से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अगर ये जाना जाए कि कौन कौन से कमांड्स यह मिप्स आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, तो वह तीन तरीके के कमांड सपोर्ट करता है। पहला जो है वो है अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, दूसरा जो है वो है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, और तीसरा जो है वो है ब्रांच एंड जंप इंस्ट्रक्शंस। तो यह तीन तरीके का आर्किटेक्चर, तीन तरीके के कमांड्स यह आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है। अगर हम ये पूछे कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये सपोर्ट करता है, तो यह तीन तरीके का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सपोर्ट करता है। पहला है R इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, I इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और J इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट।
तो यहां से लॉजिकली क्वेश्चन बन सकता है आपसे। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यह बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स आर ऑफ मिप्स आर्किटेक्चर। तो आपको बताना पड़ेगा कि मिप्स आर्किटेक्चर के कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हैं। तो मिप्स आर्किटेक्चर के 3 होते हैं, कौन कौन से? आर, आई एंड जे। अब आर, आई एंड जे क्या कहता है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अब फिलहाल यह बात आती है कि जब हम लोग मिप्स आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो मिप्स आर्किटेक्चर जो है, आप जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का पार्ट है। अब जब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, तो उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है उसको हम लोग फिर से क्लासिफाई करते हैं सब पार्ट्स में, या तीसरी भाषा में एक और तरीके से कह सकते हैं कि इसका सीक्वेंस ऑफ फ्लो होता है, यानी सीक्वेंस होता है फ्लो का, कैसे काम करता है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पास किए जाते हैं किसको? माइक्रो आर्किटेक्चर को। माइक्रो आर्किटेक्चर जो है इंस्ट्रक्शंस को पास करता है किसको? रजिस्टर एंड काउंटर्स को। रजिस्टर एंड काउंटर्स जो होता है यह पास करता है इंस्ट्रक्शन किसको? कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स को। तो ये जो है ये फ्लो होता है, ये फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब पूछा जाएगा इसमें कि रजिस्टर एंड काउंटर क्या है साहब, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या है, माइक्रो आर्किटेक्चर क्या है, आईएसए क्या है। तो आईएसए के बारे में हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, माइक्रो आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये क्या करता है माइक्रो आर्किटेक्चर? तो यह बताता है कि जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है वो कैसे करी जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर के फंक्शनिंग को जो डिफाइन करता है उसी को हम लोग माइक्रो आर्किटेक्चर कहते हैं। कमांड्स तो लिख दिया, इंस्ट्रक्शंस तो लिख दिया, अब वो इंस्ट्रक्शंस जो है किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा, क्या इकट्ठे एग्जीक्यूट होगा, टुकड़ों में जाएगा, या फिर ये कहा जाए कि एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में लगा होगा। तो उन सारी चीजों को बताने का काम जो करता है वो माइक्रो आर्किटेक्चर करता है। तो बताया गया है कि डील्स विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड कोर फंक्शंस एज सजेस्टेड बाय आईएसए। यानी माइक्रो आर्किटेक्चर यह बताता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करा जाए। तो इंप्लीमेंटेशन के बाद या इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताने का जो काम होता है वो माइक्रो आर्किटेक्चर का होता है। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। अगर अब यह पूछा जाए कि नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शंस सेट आर्किटेक्चर के बाद कौन सा आर्किटेक्चर है, तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आता है रिस्क आर्किटेक्चर। और जब हम लोग रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क के साथ हमें सिस्क भी जानना होता है, क्योंकि रिस्क और सिस्क आपस में रिलेटेड है। रिस्क क्या होता है? तो रिस्क की बात करें तो रिस्क का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क का पूरा नाम होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब रिस्क क्या करता है? तो रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो यह डिलीवर करता है सिंपल कमांड्स को सिंगल क्लिक में विथ हाई क्लॉक स्पीड। अब यह क्या होता है, पहले हम लोग इसके टर्म्स को समझते हैं। अब सपोज करिए कि हमारा यह प्रोसेसर है, ठीक है। अब इस प्रोसेसर तक हमें एक कमांड पहुंचाना है और फिर प्रोसेसिंग के लिए यह सामान या कमांड प्रोसेसर से निकलकर कहां पर आएगा? मेन मेमोरी में आता है। यही ना होता है, जो भी प्रोसेसिंग होता है वो कहां पे होता है? मेन मेमोरी में होता है। तो रिस्क में क्या होता है कि एक बार में यानी पहले क्लिक में ही सिंगल कमांड को उठाकर तुरंत कहां पे ले आया जाता है? प्रोसेसर के अंदर। यानी कहा जाए कि ये फास्ट काम करता है। क्लॉक स्पीड क्या होता है? तो क्लॉक स्पीड जो होता है यह होता है सीपीयू का प्रोसेसिंग टाइम बताने के लिए। यह बताता है कि जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को दे रहे हैं वो कितनी जल्दी प्रोसेस करके आउटपुट के फॉर्म में जनरेट कर रहा है। तो एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को पहुंचाने का काम होता है वो कहां पे होता है? रिस्क में। रिस्क का इस्तेमाल किस लिए करते हैं?
क्या बेनिफिट्स हैं। तो रिस्क का जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो कम किया जाता है। यानी यह कोशिश होती है कि जो आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन के कोड्स को ही ऐसा लिखा जाए कि आपका प्रोसेसर फास्ट काम करे। यानी यहां पर सॉफ्टवेयर को टारगेट किया जाता है। अब यहां पर क्या करते हैं, हार्डवेयर को माना गया है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर। तो लेस फ्लेक्सिबल अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर से हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर को फास्ट काम करना चाहिए तो कंप्यूटर को फास्ट काम कराने के लिए रिस्क आर्किटेक्चर कहता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को बदलिए या अपने सॉफ्टवेयर को लिखने के तरीके को बदलिए। यही मेन एडवांटेज है रिस्क का। तो वही यहाँ पे बताया गया है। यह कहता है इट टारगेट्स टू रिड्यूस द हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। यानी रिस्क का मकसद यही है कि हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए। एज हार्डवेयर हैज लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन कंपैरिजन टू सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम बहुत फ्लेक्सिबल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर आपको चेंज करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है क्योंकि जो कोडर है, जो डेवलपर है, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो रिस्क यही कहता है कि आप सॉफ्टवेयर में बदलाव करिए, ना कि हार्डवेयर में। ठीक है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में बदलाव करेंगे तो सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कोड्स लिखना पड़ेगा। तो जो कोड्स होंगे इनको कंपाइल करने का काम कौन करता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है। तो जो ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है रिस्क में वह कंपाइलर पर आ जाता है। तो नेक्स्ट लाइन यही बताया गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्क प्लेसेस एक्सपेक्टेशंस ऑन द कंपाइलर। यानी सबसे ज्यादा उम्मीद जो की जाती है इस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में वो होता है कहां पर? हमारे कंपाइलर पे। अभी मैं आपको बता रहा था कि कंपाइलर होता है और कंपाइलर के अलावा एक और टर्म होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है? तो कंपाइलर जो है, आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो वन गो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को चेक करके बताता है कि कोई एरर है या नहीं। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन एरर चेक करेगा। लाइन बाय लाइन एरर चेकिंग। अब लाइन बाय लाइन एरर चेकिंग करने से क्या होता है? सपोज करिए कि आप 1 से लेकर 50 लाइन तक के प्रोग्राम्स लिखें। अब यहां पर तीसरे लाइन में और 49th लाइन में एरर है। तो जैसे ही कंपाइलर रन करेगा वो थर्ड लाइन में रुक जाएगा और थर्ड लाइन का एरर स्क्रीन पर दिखाएगा कि ठीक है भैया, यहां पर यह एरर आ गया है। अब वो थर्ड के आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा जब तक आप इस थर्ड लाइन के एरर को चेक नहीं करिएगा, सही नहीं करिएगा। जैसे आप इसको सही कर देंगे यह वापस से शुरू होगा और 49th लाइन पर आके फिर से रुक जाएगा। 49th का एरर सही करिएगा फिर 1 से स्टार्ट होगा। इट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंटरप्रेटर में जो हमारा प्रोग्राम होता है बहुत देर तक मेमोरी में, मेन मेमोरी में रहता है। तो मेन मेमोरी का इस्तेमाल हाई होता है। दूसरा, क्योंकि बार बार यह शुरू से चेक करता है इसलिए यह टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। जबकि ये सारी चीजें जो हैं वो कंपाइलर में नहीं है, मेमोरी का इस्तेमाल कम है। क्यों? क्योंकि अगर 50 लाइन का प्रोग्राम है तो 50 लाइन के प्रोग्राम को इकट्ठे चेक कर देगा, एक ही बार में चेक कर देगा और एक ही बार में चेक करने के बाद एरर को दिखाता है। ठीक है। टाइम टेकिंग भी यह कम है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे ज्यादा फायदा किसमें है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने में आसानी किसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी किसमें है, तो वो इंटरप्रेटर में। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं, रिस्क की क्या फिलॉसफी है। तो रिस्क जो है वो कहता है कि हमारे 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या 4 बिल्डिंग कोड्स हैं। ठीक है। तो रिस्क का 4 मेन बिल्डिंग कोड्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है इंस्ट्रक्शंस, दूसरा होता है पाइप, तीसरा होता है रजिस्टर और चौथा होता है लोड स्टोर करेक्शन। अब ये क्या होता है, आइए उस चीज को हम लोग समझते हैं।
पहला हमारे पास जो है वो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर कहा गया है कि जो रिस्क आर्किटेक्चर में वहां पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज लेस, यानी जो यहाँ पे कोड्स लिखे जाते हैं वो छोटे लिखे जाते हैं। छोटे कोड्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम वहां पे लूप्स का यूज कर सकते हैं, कंडीशंस का यूज कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह कहता है कि एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल सेगमेंट्स। अब सपोज करिए कि यह एक लाइन का कोड है, तो इस एक लाइन के कोड को भी जब इवेल्युएट किया जाता है तो कई छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, यानी सेगमेंट्स में किया जाता है। यानी एक पार्ट को इवेल्युएट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर इसके बाद दूसरे लाइन में आएंगे, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, यानी एक एक टुकड़े को एक बार में इवेल्युएट किया जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज ओवरलैप्ड इन द सेगमेंट्स कॉल्ड पाइपलाइन सेगमेंट्स। तो क्योंकि सारा डेटा एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है, तो यहां पर क्या बन जाता है? एक पाइपलाइन वाला कंडीशन बन जाता है। पाइपलाइन वाला कंडीशन बनने का मतलब क्या होता है? तो भाई पहला वाला इंस्ट्रक्शन सेट गया तो दूसरा वाला वेट कर रहा है, दूसरा गया तो तीसरा वेट कर रहा है, यानी एक के बाद एक क्या करता रहता है? वेट करता रहता है। ये पाइपलाइन वाली कंडीशंस होती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका एग्जीक्यूशन पहले होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है, यहां पर ओवरलैपिंग हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि ईच सेगमेंट टेक्स अबाउट 1 क्लॉक साइकिल टाइम। अब एक पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी एक सेगमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है वो होता है क्लॉक साइकिल टाइम, यानी 1 क्लॉक साइकिल टाइम। तो 1 क्लॉक साइकिल टाइम जो है वो होता क्या है? ठीक है, तो ये क्लॉक स्पीड होता है, जिसको हम लोग क्लॉक रेट भी कहते हैं। यह क्लॉक साइकिल यह बताता है कि हमारा सीपीयू जो है वो कितना फास्ट काम करता है। तो सीपीयू कितना फास्ट काम कर रहा है वो बताने का काम जो है वो हमारा क्लॉक स्पीड या क्लॉक साइकिल करता है। इसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें? क्लॉक स्पीड को मेजर करते हैं मेगा हर्ट्ज में। किसमें हम लोग मेजर करते हैं? मेगा हर्ट्ज में। मेगा हर्ट्ज में। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स में है वो है पाइप्स। ये पाइप्स कौन से हैं? ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि जब हम लोग कोड्स लिखते हैं तो कोड्स को किस में लिखते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में लिखते हैं, यानी हमारे इंस्ट्रक्शंस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वही यहाँ बताया गया है कि द प्रोसेसिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स दैट कैन बी मेड सिमिलर टू पाइप्स। यानी जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे निर्देश हैं, हम उनको छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारा इंस्ट्रक्शन साइज छोटा हो जाता है और हमारा कंप्यूटर जो है वो उसका प्रोसेसिंग आसानी से कर पाता है। नेक्स्ट कहता है द पाइप कंटिन्यूज 1 स्टेप इन ईच साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी एक बार में हमारा मशीन जो होगा, हमारा प्रोसेसर जो होगा, वो एक पार्ट को, एक सेगमेंट को एग्जीक्यूट करता है। बात करें रजिस्टर्स की, ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? अब देखिए, रजिस्टर्स जो होते हैं ये एक टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज होता है। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो इसका इस्तेमाल बेसिकली करते हैं रैम को मदद पहुंचाने के लिए। कैसे होता है इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग रिस्क को इंप्लीमेंट करते हैं तो रिस्क को इंप्लीमेंट करने के दौरान रजिस्टर साइज को बड़ा कर दिया जाता है। अब रजिस्टर साइज कैसे बड़ा होता है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसकी चर्चा भी हम लोग आज ही के क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि लार्ज रजिस्टर्स फॉर जनरल पर्पस विच में कंटेन डेटा और एड्रेस। यानी वहां पे रजिस्टर का साइज बड़ा कर दिया जाता है। तो रजिस्टर का साइज बड़ा करने से दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि रजिस्टर का साइज बड़ा हो गया तो वहां पे या तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, या दूसरा क्या स्टोर कर सकते हैं, तो कौन से लोकेशन पर, मान लीजिए आपका डेटा स्टोर है ये हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क के इस वाले कोने में स्टोर है, तो इसका एक एड्रेस होता है, बाइनरी एड्रेस। मान लेते हैं इसका एड्रेस है 1001,
तो कौन से लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर है यह बताने का या इस चीज को भी स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो रजिस्टर क्या कर सकता है, या तो डेटा स्टोर करेगा जो यहाँ पर स्टोर है, या तो इसका एड्रेस स्टोर करता है। यह दोनों काम किसका होता है, रजिस्टर का होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोड स्टोर क्रिएशन। अब लोड स्टोर क्रिएशन क्या होता है, तो जब आप प्रोसेसर में एक एक करके डेटा को माफी चाहते हैं, जब एक एक करके प्रोसेसर जो है मेन मेमोरी में डेटा को लेकर आता है प्रोसेसिंग के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितना बड़ा मेन मेमोरी का साइज होगा, जितना बड़ा रैम का साइज होगा, उतना ही डेटा यहाँ पर आप रख सकते हैं। सपोज करिए कि हमारे रैम का साइज 2 GB है, तो 2 GB साइज का ही डेटा रैम में रहेगा। आप 4 GB साइज का डेटा यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, तो डेटा को टेम्पोरली कहीं बाहर रखना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं जो टेम्पोरली डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि द प्रोसेसर ऑपरेट्स ऑन डेटा मैनेज्ड इन रजिस्टर्स। तो लोड स्टोर क्रिएशन में क्या होता है कि जो रजिस्टर में डेटा है उसको भी जरूरत पड़ने पर हम लोग कहाँ पर लेकर आते हैं, रैम में लेकर आते हैं और डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्क। सिस्क को क्या बोलते हैं, तो सिस्क का मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जहां पर रिस्क में हम लोग यह मान रहे थे कि सॉफ्टवेयर को भैया आप ऐसा बनाओ, इतना इजी बनाओ कि हार्डवेयर का जो इस्तेमाल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो कमांड्स लिखे जाते हैं सिस्क में वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, टफ होते हैं, लेंदी होते हैं, लार्ज होता है। इससे क्या होता है, ये लेंदी और लार्ज होने की वजह से कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। इसलिए क्या करना पड़ता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर को वेट करना पड़ता है या कंप्यूटर को आधारित रहना पड़ता है किस पर, हार्डवेयर पर। जितना बेहतर हार्डवेयर होगा उतना ही लार्ज, उतना ही कॉम्प्लेक्स कोड का इंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही बताया गया है कि सिस्क जो होता है वो कंपाइलर पर नहीं, वो अब प्रोसेसर पे आधारित रहता है। सिस्क जो है वो अब कंपाइलर पे नहीं, प्रोसेसर पे आधारित रहता है। क्यों, क्योंकि हमारे कोड्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स कोड्स को मेंटेन करने का काम, एनालिसिस करने का काम किसका रहा, प्रोसेसर का रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक तरीके का आर्किटेक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर आर्किटेक्चर। अब ये मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर आर्किटेक्चर क्या होता है, जो आप लोग बहुत सुनते रहते हैं। अगर आप लोग कभी कंप्यूटर खरीदने जाते होंगे तो आपसे दुकानदार बताता होगा कि भैया हमारे पास ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, हमारे पास ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस कोर। ड्यूअल का मतलब क्या हो गया, दो, तो 2 कोर का प्रोसेसर है। ऑक्टा का मतलब क्या हो गया, 8, तो 8 कोर का प्रोसेसर है। तो ये चीजें क्या हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे कंप्यूटर पे क्या बेनिफिट पड़ता है, ये हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई असुविधा है, कोई डाउट है, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप क्लिक करके मेरे से बात कर सकते हैं या शॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए हम लोग एक MCQ सीरीज भी चला रहे हैं, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। अब यह मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो है यह एक नए सिद्धांत यानी पैरेललिज्म को सपोर्ट करता है। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है कि एक साथ में 2 काम किया जा रहा है। तो अगर एक साथ में 2 काम किया जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म। अब ये पैरेललिज्म काम कैसे करता है, तो यहाँ पर जब मल्टी प्रोसेसर की बात करी जाए तो मोर देन 1 प्रोसेसर होता है, यानी एक से अधिक प्रोसेसर जब हमारे पास होते हैं तो वहीं पर जो संयोग बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर।
यानी मोर देन वन प्रोसेसर इज अवेलेबल इन द सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक ही कंप्यूटर के अंदर एक से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर बनता है। नेक्स्ट ये कहता है कि यह मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर को हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। यह पैरेलल कंप्यूटिंग का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि एक साथ यहाँ पर दो प्रोसेसर्स काम कर रहे होते हैं। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन या सब टास्क बीइंग असाइंड टू डिफरेंट प्रोसेसर्स इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम अलाउइंग देयर पैरेलल एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए कि हमारे पास दो प्रोसेसर है, तो दोनों प्रोसेसर को दो अलग अलग काम दिया जाएगा। मान लीजिए इसको T1 टास्क दिया गया तो इसको T2 टास्क मिलेगा। या तो दो अलग अलग टास्क मिलेगा, या यह भी हो सकता है कि हमारा जो एक टास्क है T1, इसी को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। तो मान लीजिए T1 का 1 पार्ट ये मिला, अब यहां पर दूसरा है तो T1 का सेकेंड पार्ट इसको मिला। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो दो अलग अलग टास्क मिलेगा, या एक ही टास्क के अलग अलग सेगमेंट्स को इन प्रोसेसर्स को दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक बार में वो प्रोसेसर माफी चाहते हैं, एक बार में वो सिस्टम एक से अधिक काम कर पाता है। अब क्या होता है कि सपोज करिए कि ये पहला प्रोसेसर जो है वो ड्यूअल कोर लगा है। ठीक है, अब पहला प्रोसेसर जो लगाए हैं अपने कंप्यूटर का वो ड्यूअल कोर है, दूसरा प्रोसेसर जो लगाए हैं वो भी क्या है? ड्यूअल कोर है। तो अगर आपके कंप्यूटर का दोनों प्रोसेसर सेम है तो वहां पर एक कंडीशन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, SMP, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और जो हम आपको बताए हैं, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि भैया यह सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, SMP क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर लगे हैं और वह सारे प्रोसेसर जो हैं वो एक ही जैसे हैं, एक ही कॉम्पिटेंसी के हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। अब मान लीजिए कि एक से अधिक प्रोसेसर लगा है आपका, तो एक से अधिक प्रोसेसर लगा है तो वह प्रोसेसर जो होगा वो क्या करता है? आपके कंप्यूटर का मेमोरी शेयर करेगा। 500 GB का मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क है, 4 GB का रैम है, तो 4 GB का रैम दोनों प्रोसेसर इस्तेमाल करेगा। 500 GB का हार्ड डिस्क है तो यही 500 GB का हार्ड डिस्क दोनों प्रोसेसर यूज कर रहा होगा। आपके कंप्यूटर में विंडोज 11 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो विंडोज 11 का इस्तेमाल ये दोनों प्रोसेसर कर रहे होंगे। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर जो होता है वो क्या करता है? आपके कंप्यूटर के हर एक चीज को शेयर करता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अब बात आती है मल्टी कोर आर्किटेक्चर की। मल्टी कोर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो मल्टी कोर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहां पर एक ही प्रोसेसर होता है, सिंगल प्रोसेसर होगा। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर होता है, लेकिन यह सिंगल प्रोसेसर जो है वो इस प्रकार से बनाया जाता है, या कहिए कि इसी प्रोसेसर को फैब्रिकेट कर दिया जाता है, यानी इसी प्रोसेसर के छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट्स बना दिए जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट पार्ट्स बनाने से क्या हुआ कि यह पहला हिस्सा हो गया जहां पे प्रोसेसिंग होगा, यह दूसरा हिस्सा हो गया, यह तीसरा हिस्सा हो गया, यह चौथा हिस्सा हो गया। यानी कहा जाए तो प्रोसेसर एक ही है, उसके अलग अलग क्या हो गए? सेगमेंट्स हो गए, उसके अलग अलग पार्ट्स हो गए, जिससे कि वह एक बार में अधिक काम कर सकता है। मान लीजिए एक टास्क यहाँ एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, हर एक हिस्से में एग्जीक्यूशन होता रहता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, कहता है कि अ सिंगल प्रोसेसर CPU is fabricated to have more than one CPU cores inside it। यानी एक ही CPU को या एक ही प्रोसेसर को फैब्रिकेट कर देते हैं इस प्रकार से कि उसके अंदर एक से अधिक हिस्से बन जाएं। Each core acts as an independent processing unit। हर एक कोर जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी एग्जीक्यूट करेगा, ये भी एग्जीक्यूट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा।
ठीक है। यह एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है, आपके कंप्यूटर में जो ऐप है, वह अलाउ करता हो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, मैं भी आपको क्वाड कोर प्रोसेसर का एग्जांपल दे रहा था, तो वो बताया गया है कि अ क्वाड कोर प्रोसेसर कंप्राइजेस फॉर 4 कोर्स, यानी इसी में क्या हो गया, 4 पार्ट्स बना दिए गए, 4 सेगमेंट्स को क्रिएट कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, क्वाड कोर। अगर इसी में 8 पार्ट्स हो जाते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ठीक है। अब बात यह आती है कि ये जो मल्टी प्रोसेसर है या मल्टी कोर है, ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर आर्किटेक्चर जो है वो MIMD, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, MIMD में फिर से दोहरा दूं कि कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यह MIMD का जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग फ्लाइंस क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये फ्लाइंस क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमें लिए जानना आवश्यक है। तो अगर बात करा जाए फ्लाइंस क्लासिफिकेशन का, तो 1966 में यह क्लासिफिकेशन दिया गया। यह क्लासिफिकेशन क्या बताता है, तो यह बताता है, यह कैटेगराइज करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। किस आधार पे, तो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम के आधार पे। मैं फिर से दोहरा दूं, फ्लाइन क्लासिफिकेशन कब दिया गया, 1966 में। यह कैटेगराइज करता है, यह बांटता है किसको, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को। किस चीज के आधार पे, तो भैया इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम के आधार पे। अब ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होता है, डेटा स्ट्रीम क्या होता है, इसकी जानकारी भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब अगर ये पूछा जाए आपसे कि जो फ्लाइंस क्लासिफिकेशन है, वो फ्लाइंस क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में है, तो फ्लाइंस क्लासिफिकेशन जो है वो 4 पार्ट का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं SISD। ठीक है। दूसरा हम लोग कहते हैं SIMD, तीसरा कहते हैं MISD, चौथा हमारे पास है MIMD। तो अब बात आती है कि SISD क्या होता है, SIMD क्या होता है, MISD क्या होता है, MIMD क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें, अपना फीडबैक दिए गए नंबर पे अवश्य शेयर करें, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक से रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं। इससे आपको समझने और पढ़ने में आसानी मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।